विजयदशमी को लेकर आज जिस तरह से मोहन भागवत ने अपने पूरे संबोधन में समाज से जुड़ी, शिक्षा से जुड़ी, युवाओं से जुड़ी, खेल से जुड़ी और जनसंख्या से जुड़ी जो बातें कही वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक बड़ी बात उनके संबोधन की जी न्यूज आपको सुनाएगा। लेकिन इसी के साथ पीएफआई को लेकर भी मोहन भागवत ने बिना नाम लिए एक बड़ा निशाना साधा। बड़ी बातें क्या है मोहन भागवत के इस पूरे भाषण की आपको बताते हैं। देश में अराजकता की साजिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए जो राष्ट्र विरोधी बातों का प्रतिकार करें, ये अपील, ये आह्वान उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं और यही वो ताकतें हैं जो आरएसएस की छवि को धूमल करना चाहती हैं, आरएसएस की छवि को खराब करना चाहती हैं और राष्ट्र विरोधियों के चंगुल में ना फंसे, किसी तरह के बहकावे में ना आए। रूढ़िवादिता को हटाना बहुत जरूरी है और खासतौर से आने वाली पीढ़ी को ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सतर्क करना होगा। समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लोग डर फैलाते हैं कि संघ वाले मारेंगे और इस तरह की बातों को फैलाया जाता है। संघ के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये कड़े लहजे में मोहन भागवत ने कहा और ये भी साफ कर दिया कि अब एक समग्र नीति की जरूरत है जिसमें किसी को कोई छूट नहीं होनी चाहिए, जो सब पर लागू हो। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है? उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए? काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे? आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है? इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा? और केवल देश का प्रश्न नहीं है। जन्मदात्री तो माता होती है। वो हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमने कितना किया है? उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनकी इच्छा क्या है? उनकी आवश्यकता क्या है? परिवार की भी आवश्यकता होती है। परिवार का भी विचार क्या है? ये एक समग्र विचार करके एक नीति बनानी पड़ती है। दूसरे प्रकार की जो बाधा है, सनातन मूल्यों का क्षरण न हो, ये देखकर चलते समय और भी एक बाधा है, वो बाहर से आती है, जो भारतवर्ष की प्रगति को होने नहीं देना चाहते। उसलिए भारतवर्ष के समाज में किसी प्रकार का सद्भाव, सामंजस्य जो नहीं चाहते, जिनके स्वार्थों को मार मिलेगी ऐसा उनको डर लगता है, ऐसा होने से वो सारी शक्तियां बाधा उत्पन्न करती है। अब उनके साधन भी होते हैं। अपना स्वार्थ साधने के लिए असत्य विमर्श पैदा करते हैं, गलत विमर्श पैदा करते हैं, हमको भटकाने के लिए, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सतत उनके प्रयास चलते हैं जिससे इस देश में एक आतंक का वातावरण हो, कलह बढ़े, देश में एक प्रकार से अराजकता हो जाए, नियम कानून के प्रति सम्मान न रहे, किसी को और कोई बंधन न रहे, डर न रहे, अनुशासन न रहे। इस प्रकार की कार्रवाइयां उनकी चलती रही है। वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम सबको पता है, हम सब उसको अनुभव कर रहे हैं। और हम उनको पैठ दे इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं। जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी हमारे हमदर्द बनकर आते हैं। उनके इस चंगुल में फंसना नहीं। राष्ट्र विरोधी ऐसी बातों का निर्भयतापूर्वक और निर्मोही होकर
अपने पराये का विचार न करते हुए हमको निषेध ही करना पड़ेगा, प्रतिकार भी करना पड़ेगा। शासन प्रशासन इनको नियंत्रित या निर्मूल करने का जो प्रयास करता है उसमें उनके सहयोगी बनना पड़ेगा। और दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देश रत्न निगम राजनीतिक विश्लेषक हैं अतहर हुसैन, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग, आप दोनों का बहुत स्वागत है। देश रत्न निगम समग्र नीति की बात की, लेकिन साथ ही राष्ट्र विरोधी ताकतों को लेकर सबको एकजुट होना होगा, ये बड़ा मैसेज मोहन भागवत की तरफ से आज दिया गया। जी पयोधी जी, जिस तरह से आपने उनका उद्बोधन सुना और वो बहुत ही संपूर्ण था और भारत देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ उनका जो उद्बोधन था वो बड़ा, देखिए इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने, और उसका मैं दो चीजें यहाँ बोलूंगा। एक तो भारत राष्ट्र का जो अनुभव था और उससे जो हमें दिक्कतें आई, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान, इसमें बहुत कुछ कह गए वे कि जो पार्टीशन में जिस वक्त जो आपका जनसंख्या का संतुलन हुआ, जिसके कारण से सबको आपदा से गुजरना पड़ा, बहुत लोग मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सब कुछ हुआ, लोगों की प्रॉपर्टियां जल गई, नुकसान हुआ, राष्ट्र का नुकसान हुआ, 33% भारत का हिस्सा चला गया, तो वो दोबारा नहीं होना चाहिए। और उस सामाजिक स्तर पर समाज को खड़े होना पड़ेगा। राष्ट्र की सरकारें अपने अपना काम करेंगी, लेकिन जब तक समाज संगठित होके ऐसी जो नीतियां हैं, ऐसी जो लोग हैं, ऐसी जो रूढ़िवादिता है, ऐसी जो साजिश है, उसका विरोध सामाजिक स्तर पे होना जरूरी है। और उसमें समाज के हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबका चाहिए। दूसरा उन्होंने एक और दिया, हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं वो भौगोलिक और सांस्कृतिक है, उसमें सारे पंथ मजहब सब उसका हिस्सा है। और उन्होंने बोला ऐसा समाज हमें तय करना है, ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ना हम किसी को डराते हैं, ना हम किसी से डरते हैं। और इसी बात का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा, इन्हीं बातों को करते हुए वो ये कहते हैं कि आरएसएस की छवि को इसलिए खराब किया जा रहा है कि संघ के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मारेंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। अतहर हुसैन, पीएफआई का नाम लिए बिना उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग हैं, इस जो कार्रवाई हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, उसे लेकर किसी तरह की सिंपैथी ना रखें, उस बहकावे में ना आए, उस भ्रम में ना आए। देखिए, मैं स्पेसिफिक किसी एक उसको उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने जो बाहरी शक्तियों पे जोर दिया कि उसमें वो धर्म और जाति के नाम पे जो डिसहार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं समाज में, उसको हमें देखना है। और उन्होंने किसी भी एक समुदाय के किसी एक सेगमेंट को भी नहीं, मुझे लगता है, कहा। तो बात हमसे पहले भी निगम साहब ने कही, बिल्कुल, वो बहुत ही एक अच्छे एज अ स्टेट्समैन उन्होंने इस बात को रखा है कि समग्र विकास, मतलब अगर हम इस मुल्क का एक कंपोजिट एक हम विकास डेवलपमेंट चाहते हैं तो हर समाज को जोड़ना पड़ेगा और किसी को किसी के प्रति शंका नहीं और कोई गलत फहमियां ना फैलाए। ये बहुत ज्यादा फोकस था उनका, क्योंकि जो ज्यादा माहौल खराब होता है वो आपस में समाज में गलत फहमियों पे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक कहा जाए वाटरशेड मूवमेंट है हमारे मौजूदा कंटेम्प्रेरी इस वक्त हिंदुस्तान के इस दौर से, जो ये आज का जो बयान आया है। एंड मुझे उम्मीद है कि आइंदा हिंदुस्तान इन्हीं डायरेक्शंस पे चलेगा और हर समाज में सामंजस्य होगा, जो इंडिया का जो प्लूरलिज्म है वो बरकरार रहेगा। देश रत्न निगम सर, जनसंख्या को लेकर बहुत बेसिक और बड़ी बातें आज मोहन भागवत ने कही कि हमें ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि देश में सिर्फ बुजुर्ग बच जाएं, ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि हमारी जो अनेकताएं हैं देश की वो कम हो जाएं, भाषाओं पर इसका असर पड़े। तो ये भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। जी पयोधी जी, क्योंकि जनसंख्या नीति पे मेरे ख्याल से सरकार शायद विचार भी कर रही है। हाँ। और उस विचार में बहुत ही सोच समझ के जनसंख्या नीति आनी चाहिए और वो ऐसी नीति होनी चाहिए जो अगले 50-100 साल के लिए एक ऐसा बैलेंस बनाए जनसंख्या का। और जो उन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करी कि जो आपके युवा वर्ग है, जो हमारी शक्ति है राष्ट्र की, वो आगे तक भी रहना चाहिए, चाइना के जैसा हश्र नहीं होना चाहिए। उन्होंने पिछली सरकारों की नीतियों की भी बात करी, जो 2 बच्चों की नीतियां थी और वो नीतियां ठीक थी।
और लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, घुसपैठ से भी जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या नीति में जनसंख्या का असंतुलन भी नहीं होना चाहिए, जिसके हमने परिणाम भुगते हैं। तो ये जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं आप, वो होनी चाहिए, और डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी बढ़ाए, और उसको हमारे जो संसाधन है क्या वो सबका पेट भर पाएंगे, हमारा पर्यावरण क्या वो झेल पाएगा। तो एक बहुत ही संतुलित जनसंख्या नीति बननी चाहिए, इस पे गहन विचार की जरूरत है। और उसके बाद वो जो आए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। देखिए, अगर जनसंख्या बढ़ती गई, आप उनका पेट नहीं पाल पाएंगे, भर पाएंगे, तो वो अशांति फैलेगी, दंगे फैलेंगे। और बहुत सी ऐसी बातें थी जिसका जिक्र उन्होंने युवाओं से जोड़कर, आने वाली पीढ़ी से जोड़कर किया, जैसा जनसंख्या की भी बात कर रहे थे। और शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि कैसे पाठ्यक्रमों में जब हम 12वीं तक कोई पाठ पढ़ते हैं तो किस तरह से उसका जो प्रभाव है हमारे पूरे जीवन में रहता है। और अंग्रेजी भाषा को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा जीवन सरल बनाने के लिए हिंदी पर जोर दीजिए, क्योंकि कामयाब होने के लिए सिर्फ अंग्रेजी की ही जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपनी मातृभाषा भी आनी चाहिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।